हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। आज उस क्रम में हम लोग बुद्धू भगत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, छोटा नागपुर के इतिहास में भी अनेक वीरों वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जो अभी तक गुमनामी के साए में हैं, जिन्हें इतिहासकार भी वो दर्जा नहीं दे पाए जो जिसके वे हकदार थे। वे गुमनामी के प्रमुख क्रांतिकारी बुद्धू भगत थे। ये बचपन से ही तीर चलाना, घुड़सवारी करना और शिकार करना और क्या कहूँ गुलेल चलाना, इनमें ये माहिर थे। कोयल नदी के तट पर इनका जन्म होने के कारण इनका जो विचार था हमेशा बहते रहने वाला था। ये जब छोटे थे तो वे अपनी गांव में बकरियां चलाने जाया करते थे। तो एक दिन वो बैठे थे तो अचानक कुछ लोग आए, अंग्रेज़ी हुकूमत के लोग और ज़मींदार लोग, उनके पशुधन को उठा के ले गए और बहुत सारे जो अनाज था, अनाज की बोरियों को ले गए, अनाज की फसल को नष्ट कर दिए। और इस प्रकार वो देखे तो सोचने लगे कि ये अंग्रेज़ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस क्रम में ही उन्होंने इनका विरोध करने का निश्चय लिया। तो बुद्धू भगत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बुद्धू भगत तो देखने से पता चल रहा, भगत इनका गोत्र क्या है, भगत, यानी ये उरांव जनजाति के थे। बुद्धू भगत कौन सा जनजाति के थे? उरांव जनजाति के थे। और इन्हें हम बहुत नामों से भी जानते हैं ना। ये कहा जाता है कि लरका विद्रोह के महानायक कौन है? तो बुद्धू भगत। लरका विद्रोह किससे कहते हैं आप समझ सकते हैं। ये जो कोल विद्रोह है उसका दूसरा नाम क्या है? लरका विद्रोह है, जो 1931 से 32 के बीच में ये विद्रोह चला था। और सिद्ध पुरुष भी कहे जाते हैं, वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। और देवी दूत भी कह सकते हैं, या फिर इसको देवी शक्तियों के स्वामी भी कहे जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये हमेशा अपने साथ क्या रखते थे? कुल्हाड़ी रखे करते थे भगवान के स्वरूप में। तो लोग इन्हें देवी दूत भी कहा करते थे ना। तो ये एक प्रश्न आ गया कि बुद्धू भगत अपने साथ हमेशा क्या रखते थे? तो उसका उत्तर क्या है? ये कुल्हाड़ी रखा करते थे ना। धर्मेश के देवदूत। धर्मेश कौन है? उरांव जनजाति का एक प्रमुख देवता है। और उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख स्त्री देवता कौन है? जय चाला आयंग। तो उनका भी इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण भी इन्हें देवी दूत कहा जाता है, देवी शक्तियों के स्वामी कहा जाता है। सिंह बोगा का देवदूत भी इसका उपनाम है। छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी, ये प्रथम क्रांतिकारी थे छोटा नागपुर में। इससे पहले कोई भी इस तरह का अंग्रेजों के विरुद्ध में क्रांति की बिगुल नहीं फूका था ना। और भी नाम से हम पुकार सकते हैं इन्हें। सिलंगाई धरती का क्रांतिकारी भी कह सकते हैं ना। छोटा नागपुर के अमर शहीद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इनका अनेकों उपनाम के विषय में हम लोगों ने देखा। तो सिद्ध पुरुष इन्हें कह सकते हैं, लरका विद्रोह के महानायक कह सकते हैं, और देवी दूत, देवी शक्तियों के स्वामी कह सकते हैं, सिंह बोंगा का देवदूत कह सकते हैं, छोटा नागपुर का प्रथम क्रांतिकारी कह सकते हैं, धर्मेश का देवदूत कहते हैं ना। तो इतना इनका उपनाम है। इतना हो गया। अब होता क्या है, ये बहुत अच्छे ही घुड़सवार भी थे। सबसे पहला घुड़सवार थे। तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना इनका प्रमुख ही शौक़ रहा। कहा जाता है कि एक बार बचपन में ये कोयल नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था, सिलंगाई गांव जो है। तो वहाँ पे वो बैठे थे, एकाएक वो उठे, अपनी धनुष को उन्होंने मतलब तीर चढ़ाया धनुष में और मारे तो कहाँ गिरता है? टोंगारी में जाके गिरता है। 2 किलोमीटर दूर टोंगारी में गिरता है और एक पत्थर को छेद कर देता है और उससे पानी निकल जाता है। तो उस जगह का नाम अभी भी है वर्तमान में वीर पानी या वीर पानी झरना। ये याद रखना, ये प्रश्न आता है। वीर पानी झरना किस क्रांतिकारी से संबंधित है? तो बुद्धू भगत। ये जब तीर चलाए थे तो उससे
पानी निकल गया था टोंगारी गांव में। वर्तमान में अभी भी मिलता है बीरपानी झरना भी इसे कहते हैं। तो इतना तो समझ में आ चुका है कि बुद्धू भगत का संबंध किससे था? कोल विद्रोह से। जो कोल विद्रोह कब से कब चला था? 1831 से 32, 1 साल चला था। तो ये तो बहुत ही संथाल, अगर बोला जाए झारखंड का सबसे व्यापक विद्रोह कौन था तो कोल विद्रोह ही है ना। तो ये कोल विद्रोह के महानायक थे। छोटा नागपुर क्षेत्र का जो दायित्व इन्होंने बाखूबी से निभाया था ना। इस विद्रोह में छोटा नागपुर क्षेत्र का इन्होंने नेतृत्व किया था। अब इनका जन्म, तो जन्म याद करने के लिए सबसे पहले कब ये वीरगति को प्राप्त हुए, कितनी आयु तक ये जीवित रहे, ये जानना जरूरी है। तो ये तक 40 वर्षों तक जीवित रहे थे। तो कोल विद्रोह याद कीजिए कब समाप्त हुआ? 1932 में कोल विद्रोह समाप्त हुआ। तो 40 वर्ष घटा दीजिए तो कितना हुआ? 1792 में इनका जन्म हुआ। और इनकी शहादत कब हुई थी? 14 फरवरी, 13 फरवरी भी बोलता है लेकिन 14 फरवरी है इनका ना। तो ये वैलेंटाइन डे दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 17 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1792 में इसका जन्म हुआ था, रांची में हुआ था। 17 फरवरी 1792 में। कौन सा जिला? रांची जिला। रांची में जिला है। और प्रखंड चान्हो प्रखंड। गांव का नाम सिलंगाई एक गांव है। ये अगर देखना है ये गांव तो रांची से लोहरदगा मार्ग में जाना पड़ता है। रांची से लोहरदगा मार्ग में तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। समझ चुके हैं? यानी बुद्धू भगत का जन्म उरांव परिवार में 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड में सिलंगाई गांव में हुआ था। इतना हो चुका है। और ये उरांव जनजाति के थे, लड़का विद्रोह के महानायक थे। इतना हो गया। अब इनके पिता का नाम, इनके वंशावली को देख लेते हैं, इनके पारिवारिक परिचय को देख लेते हैं। तो पिता कौन थे? शिबू शुक्रा भगत। माता का नाम बालकुंद्री भगत माता का नाम। इतना हो गया। अब इनका पुत्र भी था। इनके 3 पुत्र थे, हलधर, गिरधर और उदयकरण। ये बहुत कम किताबों में दिया हुआ है उदयकरण, लेकिन थे ना। तो पुत्र हलधर, गिरधर और उदयकरण। पुत्री 2 ठो थी, रुनिया और झुनिया का भी बहुत सारे बुक में वर्णन है ना। तो एक किताब है, किताब के जो लेखिका हैं वासविक किंडो, उन्होंने भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें, ये एक बुक है, उसमें रुनिया झुनिया का भी जिक्र किए हैं। इतना हो गया। अब ये इनका विद्रोह का क्षेत्र कौन कौन सा था? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र, उसमें रांची आता है, तमाड़ आता है। रांची हुआ, तमाड़ हुआ, पिठौरिया, मुख्य जगह समझ जाइए, पिठौरिया, टोरी, टिक्कू, और हो गया मानभूम, चिड़िया, बुंडू, तमाड़। ये सारे जगहों में इन्होंने विद्रोह किया था। ये इन्हें देवी दूत इसलिए भी कहा जाता है कि कभी ये एक ही समय में 2 बार दिख जाते थे। एक ही समय में कहा जाता है कि कभी कभी ये चोरिया में तो कभी कभी टिक्कू गांव में दिख जाया करते थे, इसलिए भी इन्हें देवी दूत कहा जाता है। सिंहबोगा का देवदूत भी कहा जाता है। इतना हो गया। तो इनके 3 पुत्र थे, हलधर, गिरधर और उदयकरण। 2 पुत्रियां थी, रुनिया और झुनिया। पिता का नाम शिबू शुक्रा भगत, माता का नाम बालकुंद्री भगत। और विद्रोह का क्षेत्र तो समझ गए हैं कौन सा है? रांची, बुंडू, तमाड़, ये सब हो गया, टोरी, पिठौरिया, ये सब हो गया ना। और ये जो अपना प्लानिंग बनाते थे, कहाँ पर हम लोग कैसे अटैक करेंगे, तो पहाड़ का नाम था टोंगारी पहाड़ ना। बुद्धू भगत का सैनिक अड्डा कौन था? टोंगारी पहाड़ या चोंगारी पहाड़ कहते हैं। और वहीं पर वहाँ लड़का सेना का वो गठन किए थे, लड़का सेना का गठन। और वे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। कैसा उनका मेथड था? गुरिल्ला पद्धति, छुप करके
मारते थे, जंगलों का फ़ायदा उठाते थे। जंगल ज़मीन में जो रास्ते होते हैं उसमें ऊपर में ये लोग रहते थे। जब सैनिक पार होता था उस समय एकाएक हमला करते थे। तो ये लोग गुरिल्ला पद्धति को से युद्ध करते थे और गुरिल्ला पद्धति में युद्ध करते हुए अपनी दोनों बेटियों को भी साथ में रख करके इनका शिक्षा दिए थे, रुनिया और झुनिया को, और वे तलवारबाज भी थी अच्छी। तो बुद्धू भगत अब कोल विद्रोह के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जमींदार वर्ग और जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे काफ़ी लोगों को परेशान कर रहे थे और इससे छोटा नागपुर भी प्रभावित था, लगान देना पड़ रहा था लोगों को। तो इस क्रम में और भी कोल विद्रोह भड़क गया। उसके 2 कारण थे। क्या होता है कि सिंहभूम के 12 गांव सिंगराय नाम का एक मानकी था। उनका ज़मीन को छीन लिया गया, उन्हें बेदखल कर दिया गया और तो और उनकी 2 बहनों के साथ बलात्कार भी किया गया, जिसके कारण ये विद्रोह और भी भड़क गया। और दूसरा सुरगा मुंडा जो थे वो उनका वाइफ का अपहरण कर लिया गया और अपहरण करने वाले जफर अली को मार डाला गया। अब यहाँ से कोल विद्रोह बहुत ही भयावह रूप ले लेता है। अब क्या होता है कि अब बुद्धू भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर में ये विद्रोह काफ़ी फैल जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जहाँ भी डिक्कू लोग मिलते हैं उन्हें मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है। अंग्रेजी सेना के कुछ भी जो अंग्रेजी सैनिक रहते हैं उसे मार दिया जाता है। अब क्या होता है, कंपनी शासन एकदम त्रस्त हो जाती है बुद्धू भगत के इससे, चूँकि वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। वो जो क्षेत्र था छोटा नागपुर क्षेत्र में ये देवदूत के समान हो गए थे, इनकी बातों को सब मानने लगे थे। अब इसके लिए पॉलिटिक्स खेलना शुरू करते हैं, चूँकि गुरिल्ला युद्ध में अब अंग्रेज इनसे पार नहीं पा रहे थे। तो अब ये जो बुद्धू भगत झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपया इनाम की घोषणा की थी। 1000, याद कर लीजिए, 1000। इससे पहले क्या था, 1890 से 1900 में कौन सा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह। और ये कब हुआ था, 70 साल के बाद। 70 साल के बाद ये कोल विद्रोह हुआ था। इसमें बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितना इनाम था, 500 रुपया मात्र। लेकिन 70 साल पहले कितना इनाम था, 1000। तो इससे समझा जा सकता है कि बुद्धू भगत किस कदर अंग्रेजी प्रशासन थी उसको उन्होंने परेशान कर रखा था ना, और अपने ये जो गुरिल्ला पद्धति से बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे। अब पकड़ने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए, कोल आंदोलन को दबाने के लिए सबसे पहले कैप्टन कौन आते हैं, विल्किंसन। उसके बाद कैप्टन माल्टवी आते हैं। इनका जो मेन को भेजा जाता है इम्पे, कैप्टन इम्पे, इसको याद रखना है, कैप्टन इम्पे को भेजा जाता है। ये बहुत ही चतुर थे और ये स्पाई सिस्टम, मतलब जासूस फैला देते हैं कि बुद्धू भगत कहाँ है, उसको पकड़ना है। इस क्रम में टोरी की लड़ाई में उनके 2 पुत्र बुद्धू भगत के, ये हलधर और गिरधर, मारे जाते हैं। और कुछ दिन बाद उनकी बेटियां भी शहादत को प्राप्त हो जाती है, रुनिया और झुनिया। एक समय कैप्टन इम्पे को पता चलता है कि बुद्धू भगत और उसके जो साथी है, सहयोगी है, लगभग 300 के संख्या में, वो लोग कहाँ पे हैं, वहाँ पे पड़े हैं, सिलंगाई गांव में हैं। अब इम्पे क्या करते हैं, 5 घुड़सवार सैनिकों को वहाँ पर भेजते हैं और उस जगह को घेर लेते हैं, सिलंगाई गांव को। अब सिलंगाई गांव को घेर लेते हैं। अब उन लोग के पास तो पारंपरिक हथियार था और युद्ध क्षेत्र वैसा नहीं था, पहाड़ी इलाका भी नहीं था। बुद्धू भगत समझ जाते हैं कि अब या तो हमको सरेंडर कर देना है, और वो अपने साथियों से कहते हैं कि हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन उनके साथी बोलते हैं कि आप सरेंडर नहीं कीजिएगा, आप मेरे देवदूत के समान, उसके चारों ओर से घेर लेते हैं। अब चूँकि बुद्धू भगत, उनके 2 पुत्र और उनकी 2 बेटियाँ, भतीजा, ये सब मरने के बाद वो अपने टूट चुके थे काफ़ी। अब वो सरेंडर करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें सरेंडर नहीं होने दिया गया। अब
बढ़ते गए आगे और उधर से गोलियां चलने लगी। अब शहादत कैसे होता है? गोली लगने से हो जाता है, और गोली लगता है, मृत्यु के बाद इनके सर को काट लिया जाता है और थाल में लेकर के कैप्टन इम्पे के बोलने पर पूरे गांव में घुमाया जाता है ताकि लोग इनसे दहशत हो। इस प्रकार ये जो बुद्धू भगत अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियां के साथ, अपने भतीजा लोग के साथ में ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इतनी बड़ी शहादत ये वीर योद्धा ने, बुद्धू भगत ने दी है। तो इनके सम्मान में बहुत सारे चीज़ हैं, उनको देख लीजिए। तो सबसे पहला है कि सिलाई गांव में एक स्मारक बनाया गया है। सिलंगाई गांव में एक उनका स्मारक बनाया गया है, बुद्धू भगत का स्मारक बनाया गया है, बुद्धू भगत स्मारक। दूसरा क्या है, इनके गांव को आदर्श ग्राम कहा जाता है, आदर्श ग्राम। ये रघुवर दास सरकार के समय में यह निर्णय लिया गया कि बुद्धू भगत के गांव को, सिलंगाई गांव को क्या गांव मानेंगे? आदर्श ग्राम। और वहाँ पर सभी घरों को चिन्हित किया गया है और सभी को घर मुहैया किया जा रहा है। लेकिन उनकी जो 7वां पीढ़ी है, उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि वो लोग को वो प्रकार का घर नहीं चाहिए, कुछ अलग तरह का घर चाहिए। इसलिए वो लोग ने उस सहयोग राशि लेने से इनकार भी किया है। उन लोग का घर अभी भी उसी तरह है जैसा रहना प्राचीन में था। अब तीसरा और भी इनका ये है, 17 फरवरी इनका जो जन्मदिन है, वहाँ पर उस दिन में विकास मेला लगता है, विकास मेला लगता है। उसका नाम है सिलंगाई जतरा। ये क्या है? मेला है। अब इस मेला में उद्घाटन करने के लिए यहाँ के सीएम, फिर राज्यपाल, ये सभी आते हैं। तो उनके सम्मान में 3 ही चीज़ बनाया गया है। एक स्मारक सिलंगाई गांव में, और उस गांव को आदर्श ग्राम बनाने का निर्णय रघुवर दास सरकार के द्वारा लिया गया, और एक विकास मेला लगता है 17 फरवरी को, जिसको क्या बोलते हैं? सिलंगाई जतरा कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग बुद्धू भगत का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये लगभग हमने कवर कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।